प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर सकता है। आज के वीडियो में अपोजिट चलते हैं। आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज हम ऑफकोर्स सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मोस्टली हम वैल्यूएशंस को कवर करेंगे इस वीडियो में ना। कैसा है वैल्यूएशन इंडियन स्टॉक मार्केट का, कैसा है वर्ल्ड में जो दूसरे स्टॉक मार्केट्स हैं उनका वैल्यूएशन कैसा है, और ये जो स्टॉक मार्केट्स हैं वर्ल्ड के उनका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न किस तरह का आया, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो रिटर्न आया नहीं है। देखते हैं वहाँ रिटर्न कैसा है, और जो भी वैल्यूएशन है उनका वो एक्सपेंसिव है, फेयरली वैल्यूड है, कैसा है, उसे एक रफ आइडिया मिलेगा ना। क्योंकि एफआईआईज तो इंडिया से भाग ही रहे हैं मोस्टली। ठीक है, तो मोस्टली उन्हें दूसरी जगह कहीं इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है इसलिए भाग रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस को अच्छी तरह से समझने का मतलब बनता है। इसके बाद आप लोग का एक बड़ा अच्छा क्वेरी आया है कि डॉलर इंडेक्स अगर देखें ना तो डॉलर तो लगातार गिर रहा है। ठीक है, लेकिन इंडियन रुपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। मतलब आइडियली जब डॉलर गिर रहा है तो इंडियन रुपी अप्रिसिएट करना चाहिए था डॉलर के मुकाबले, लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। डॉलर के मुकाबले तो मोस्टली गिरा ही है, इसका डेटा भी मैं आगे दूंगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ये भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और एक और क्वेरी आप लोग का है ना कि किसी ने स्मॉल कैप के फंड में इन्वेस्ट कर दिया है तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न नहीं आ रहा है तो उसके लिए परेशान है। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो देखिए, कल भी मैंने ये चीज़ बताया था ना आप लोग कि पॉजिटिव तो बहुत सारा है ना। जैसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे जीएसटी कट हुआ है, रेपो रेट कट हुआ है, इनकम टैक्स कट हुआ है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन लो है, रियल जीडीपी भी अच्छा खासा है इंडिया का। ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव है और इसका पॉजिटिव असर हमें दिख भी रहा है। मार्केट में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो आ रहा है। ठीक है, तो ये सब है, लेकिन हमेशा तो सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है ना। हर एक चीज़ का प्लस माइनस होता है। तो मार्केट्स के लिए नेगेटिव क्या हो सकता है, तो अगेन मैंने कल बताया था, उसी को मैं एलिबोरेट करूँगा आज। एक तो टैरिफ है, ठीक है, 25+25, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि ट्रंप के सुर बदल रहे हैं इंडिया को लेकर। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। इनफैक्ट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को 75th बर्थडे पे कॉल भी किया है, विश किया है। तो ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा डिफरेंस क्या आया है ना कि पहले ट्रंप यूरोपियन कंट्रीज़ को भड़का रहे थे ना कि यूएस ने तो ऑलरेडी लगा दिया है 25% इंडिया पे टैरिफ, सैंक्शंस या टैरिफ जो बोले। अब तुम लोगों को भी इंडिया और चाइना पे लगाना पड़ेगा क्योंकि वो रसिया से ऑयल खरीद रहा है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ समय से यूएस क्या कर रहा है ना कि इंडिया का नाम नहीं ले रहा है। अब बोल रहा है कि चाइना पे लगाओ तुम लोग, ठीक है, और चाइना पे तुम लोग लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आने वाले कुछ महीनों में अगर कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर दिसंबर तक यूएस के साथ भी कुछ हमारा डील हो जाए, और यूरोपियन यूनियन के साथ तो डिस्कशन चल ही रहा है, कल भी मैंने बताया था, वहाँ भी अगर कुछ डील हो जाए तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा ये। तो ये नेगेटिव अभी फ़िलहाल दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। उसके बाद रुपी रिलेटेड, इसको मैं बाद में आपको कवर करूँगा। ठीक है, कि रुपी क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ रुपी तो वीक है तो एक नेगेटिव है मार्केट्स के लिए। ठीक है, जो भी एफआईआईज होते हैं ना, अगर रुपी वीक होगा तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। ठीक है, अगर रुपी अप्रिसिएट करेगा तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये क्यों होता है पहले मैंने वीडियोज़ में बताया था, फिर आने वाले वीडियोज़ में फिर से मैं इसको बता दूंगा आपको। उसके बाद अर्निंग ग्रोथ हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसके कारण मार्केट्स में अगर आने वाले समय में अर्निंग ग्रोथ नहीं आया तो मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। लेकिन अगेन इसका पॉजिटिव ये है कि भाई जो बैड फेज था बीत चुका है, यहाँ पे अब वापस आएगा अर्निंग ग्रोथ। इस क्वार्टर का अर्निंग ग्रोथ अच्छा नहीं आएगा, टोटली एग्री, क्योंकि एक महीना तो पूरा बर्बाद हो गया। कल भी मैंने डिस्कस किया था, कोई खास अच्छा नहीं। लेकिन थर्ड क्वार्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अर्निंग ग्रोथ में अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, तो वहाँ से उसका भी काफ़ी पॉजिटिव असर इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ेगा। तो ये भी अभी नेगेटिव है, लेकिन आने वाले महीनों में मोस्टली ये पॉजिटिव हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका इन्फ्लेशन कम है। ठीक है,
तो नॉमिनल जीडीपी आपका कम होकर ही आएगा, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं देखना चाहिए। रियल जीडीपी हमारा बहुत अच्छा है, जो कि खुशी की बात है। नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन के कारण कम ही आएगा, जब तक कम रहेगा तब तक। जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ा इशू चल रहा है अभी ना, मतलब रसिया यूक्रेन का प्रॉब्लम बढ़ गया तो वो देखना पड़ेगा। इजराइल हमास का प्रॉब्लम पहले से बढ़ गया, ये देखना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इसके बारे में तो कमेंट करना मुश्किल है ना, कब क्या हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज कवर करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है फिलहाल, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट मैंने डिस्कस किया ना वहाँ की, ठीक है भाई प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में पॉजिटिविटी आ जाएगा वहाँ पे लग रहा है। जैसे टैरिफ फ्रंट पे हो गया, अर्निंग फ्रंट पे हो गया, यही तो मैं काफ़ी समय से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस साल तक का वेट कीजिए, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका पॉजिटिव असर आने वाले कुछ महीनों में पड़ेगा, और फिर आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस उम्मीद है कि इंप्रूव करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने हमेशा ये बात मेंटेन किया है, फिर से वही बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न अभी भी, मतलब बात करेंगे ना किसी भी एक्सपर्ट से, तो वैल्यूएशन का कंसर्न आता है। तो वैल्यूएशन को कवर कर लेते हैं कि भाई वैल्यूएशन फ्रंट पे चल क्या रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन के लिए तो ऑफकोर्स डेटा, उससे अच्छा क्या होगा, हम डेटा देख लेते हैं ना कि चल क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया का देख लेते हैं, निफ्टी 50 मतलब लार्ज कैप, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का वैल्यूएशन देख सकते हैं। ये सारा ट्रेलिंग पी है, ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हमें वैल्यूएशन पता चलता है। किसी भी कंपनी का पी रेशियो कैसे निकालेंगे कि कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस क्या है और अर्निंग पर शेयर क्या है। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट कितना है डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी का स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है स्टॉक का, तो उसका वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, पी रेशियो कम हो जाएगा। या फिर उसका जब आप प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा देंगे, क्योंकि अर्निंग नीचे है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा देंगे, तो फिर से उसका पी रेशियो अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो या तो स्टॉक प्राइस गिरा दो आप, या फिर उसका प्रॉफिट बढ़ा दो। ये दो बहुत अच्छा तरीका है पी रेशियो को कंट्रोल में करने का। निफ्टी 50 का करेंटली है 22 के आसपास पी रेशियो, जो कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। देखिए एवरेज हमारा 20 के आसपास, ठीक है। अगर मतलब लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, 10-15 साल इस तरह से देखेंगे, 20 के आसपास रहता है तो ठीक माना जाता है। तो हमारा लार्ज कैप्स ओवर वैल्यूड नहीं है, सिर्फ स्लाइटली ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1 ईयर का एवरेज देखेंगे तो 1 ईयर के एवरेज के आसपास ही है, 5 ईयर के एवरेज से तो कम है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब भी ये सब चीज़ देखें ना, तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सिंपली डेटा देख कर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 5 ईयर तो हम कोविड का पीरियड कवर कर रहे हैं। तो कोविड के समय से तो स्टॉक मार्केट, ये लास्ट 1 ईयर सही बात है, उससे पहले तो रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है। इसीलिए उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो आपको पी रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको ना लार्ज कैप या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप का जो 5 ईयर एवरेज है, वो पी रेशियो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। आइडियली इससे कम ही होना चाहिए लॉन्ग टर्म एवरेज अगर आप 10-15 ईयर्स देखेंगे तो। लेकिन हाँ, लार्ज कैप्स मैंने पहले ही बोला है कि भाई कोई खास ओवर वैल्यूड नहीं है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे अगर अर्निंग ग्रोथ थोड़ा इंप्रूव होता है तो उसका वैल्यूएशन बिल्कुल रीजनेबल हो जाएगा लार्ज कैप्स में। लेकिन हाँ, मिड कैप, स्मॉल कैप देखें तो वैल्यूएशन तो ज़्यादा है, ठीक है। जब मिड कैप पहले के मुकाबले देखें तो वैल्यूएशन पहले के मुकाबले थोड़ा अट्रैक्टिव हुआ है, लेकिन अभी भी अगर लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखें तो आपको वैल्यूएशन ज़्यादा लगेगा। सिमिलरली स्मॉल कैप का भी वैल्यूएशन आपको ज़्यादा लगेगा। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड के आसपास है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, अर्निंग ग्रोथ, इन चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। जो नंबर आपको दिख रहा है, इंडिया का अर्निंग ग्रोथ सही आ नहीं रहा है, इसीलिए ना वैल्यूएशंस का टॉक आ रहा है कि अरे वैल्यूएशन ज़्यादा है ज़्यादा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रहा है। 1 साल से तो हम देख रहे हैं ना, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। जैसे ही अर्निंग ग्रोथ वापस आने लगेगा, अर्निंग ग्रोथ मीन्स प्रॉफिट ग्रोथ कंपनीज़ का बढ़ने लगेगा, ये जो हाई वैल्यूएशन का डिस्कशन चल रहा है ना, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा डिस्कशन कि नहीं अर्निंग ग्रोथ वापस आ गया, आप फिर से ग्रोथ में चलेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें, वेट करें अर्निंग ग्रोथ का। 3rd क्वार्टर से मोस्टली दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट का। ये देखिए इंडियन मार्केट देख लिया हम लोग ना, वर्ल्ड मार्केट देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि भाई FIIs क्यों भाग रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ज़्यादातर जो बड़े मार्केट्स हैं ना, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, इसको देखिए और समझे। US देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में मैंने S&P का लिया है, तो S&P का 26.76 है, सब कुछ ट्रेलिंग पी है ना। 26.76 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म एवरेज से कंपेयर करेंगे US का, तो US का मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और नैस्डैक का देखेंगे ना, तो नैस्डैक तो और भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स, इसीलिए मैंने बोला कि अगर वहाँ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ अच्छा खासा गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। US का मार्केट देखिए मोस्टली AI लेड चल रहा है ना, AI में जितना ज़्यादा खर्च हो रहा है ना, उतना ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। लेकिन AI से रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। अभी सिर्फ इस पे जा रहा है कि भाई खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है,
मतलब फ्यूचर में परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो बुरी तरह से गिरेगा, और ऑफ कोर्स यूएस इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम आया तो बुरी तरह से गिरेगा। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, यूएस का मार्केट है, बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यूएस मतलब एस&पी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 17% के आसपास है, और नैस्डैक का 27% के आसपास लास्ट 1 ईयर का रिटर्न। यूनाइटेड किंगडम अगर आप देखेंगे, यूके देखेंगे, तो उसका पी रेशियो देखिए, मतलब ये भी एक्सपेंसिव जोन में जा चुका है। क्यों जा चुका है? यहाँ भी रिटर्न आने लगा, यूरोपियन कंट्रीज़ का भी रिटर्न आया, यूके का मार्केट भी अबाउट 11% का रिटर्न आया है लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। क्योंकि अर्निंग ग्रोथ इन लोग का नहीं है ना, मतलब कंपनीज़ का अर्निंग ग्रोथ यूरोप में कहाँ, मतलब यूएस में तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ का अर्निंग ग्रोथ अभी भी आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, तो सस्टेन कर रहा है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर कंपनीज़ का कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ अच्छा तो है नहीं, तो इसीलिए वैल्यूएशन इनका ज़्यादा हो चुका है। जर्मनी भी वही सी तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसका ही मार्केट लास्ट 1 ईयर में 25% का रिटर्न आया है। यूरोपियन मार्केट्स का तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है ना लास्ट 1 ईयर में, मैं तो कवर भी करता हूँ इसको। फ्रांस का मार्केट का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन हाँ, इसका भी ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे उन लोगों का मैं बोला बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, एक्सपेंसिव ना, तो इसका ओवर वैल्यूड आप बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव नहीं है फ्रांस का मार्केट। और यह रिटर्न भी नहीं है, लास्ट 1 ईयर में अबाउट 4.6% के आसपास का रिटर्न है। जापान देखिए, जापान भी ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक है। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड, एक्सपेंसिव मैं नहीं बोला, ओवर वैल्यूड, ठीक है। तो यहाँ भी जापान का मार्केट ऑलमोस्ट 24% के आसपास का रिटर्न आया है लास्ट 1 ईयर। उसी तरह से इटली भी ओवर वैल्यूड है, ठीक है, इसका भी लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 25% के आसपास आ गया है, ठीक है। देखिए ये जो नंबर है ना, पी रेशियो, कम ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े, उससे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि ये जो डेटा है ना, लास्ट 5 ईयर का एवरेज क्या था, लास्ट 10 ईयर का एवरेज क्या था, लास्ट 15 ईयर का एवरेज क्या था, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कम है कि ज़्यादा है। सिर्फ नंबर देखकर नहीं, कहीं कहीं आप देख रहे हैं ना कि भाई 13, जैसे इटली का 13.5 है, वो भी ओवर वैल्यूड है। फ्रांस जापान का ना 17-18 के पास है, वो भी ओवर वैल्यूड है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफरेंस है दोनों में। तो इसको ये समझें कि भाई उसके पास्ट का जो पी रेशियो, उससे कंपेयर करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है। स्टैंड अलोन नंबर का मतलब ज़्यादा नहीं बनता है। चाइना देखेंगे 11 के आसपास है, फेयरली वैल्यूड है, ठीक है, चाइना फेयरली वैल्यूड है। तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अबाउट 43% के पास आया है, 43%। अब आप लोग पूछते हैं ना भाई क्यों इतना रिटर्न आ रहा है इंडियन मार्केट का? वो इसलिए क्योंकि पहले इनका रिटर्न ही नहीं आया है इन मार्केट्स का, सालों से आप उठा के देख लिए। देखिए इधर कोविड से देखेंगे रिटर्न्स ना, तो सिर्फ 2 मार्केट में अच्छा रिटर्न आया था ना, एक इंडिया और एक यूएस, ठीक है, ये 2 मार्केट। उसमें भी यूएस आप बोलेंगे यार यूएस लगातार अच्छा करा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2022 में यूएस का मार्केट नैस्डैक 33% गिर गया था, इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं गिरा था, फ्लैट था, ठीक है। तो जब पूरा डेटा सही से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी जाकर इंडियन मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, जबकि यूएस मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये सब भी आपको समझना होगा। तो उसके बाद हांगकांग, हाँ ये तो एक्सपेंसिव हो चुका है, ठीक है, और 52% के आसपास का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर। साउथ कोरिया फेयरली वैल्यूड है, वियतनाम एक्सपेंसिव हो चुका है, ताइवान फेयरली वैल्यूड है, साउथ अफ्रीका एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, मैक्सिको फेयरली वैल्यूड है, और इंडोनेशिया भी फेयरली वैल्यूड है, ठीक है। देखिए ये सब जो भी पी रेशियो आप देख रहे हो ना, अलग अलग वेबसाइट पे थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको देखकर, ठीक है। वो होता है कि कैलकुलेशन किस तरह से उन्होंने किया है, कौन सा डेटा यूज़ किया है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं, 0.1% डिफरेंस है, इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना। आपको सिर्फ समझना है ट्रेजेक्ट्री कैसा है, उसके आधार पे आपको एक डिसीजन लेना है या फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। सो फाइनली वैल्यूएशन फ्रंट पे मैं यही बोलूँगा कि देखिए अभी बिल्कुल सही बात है, हाई वैल्यूएशन कंसर्न है स्टॉक मार्केट्स पे, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के बाद ये शायद इतना बड़ा कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ उम्मीद है कि जो भी पॉजिटिव्स मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसका असर आने वाले कुछ महीनों में आप अच्छा खासा देखने लगेंगे इंडियन इकोनॉमी पे और कंपनीज़ के प्रॉफिट ग्रोथ पे भी। उसके कारण ये जो ओवर वैल्यूएशन का डिस्कशन चल रहा है ना, आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों के बाद वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा वो डिस्कशन, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न आइडली यहाँ पे हमें नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड अर्निंग ग्रोथ आ जाए। अगर वो किसी कारण से नहीं आता है तब तो वैल्यूएशन और बढ़ जाएगा हमारे मार्केट का, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डॉलर इंडेक्स तो लगातार डॉलर गिर रहा है, इंडियन रुपी को क्या हो गया है, वो क्यों नहीं अप्रिसिएट कर रहा है। करना चाहिए, लॉजिकली बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल डॉलर इंडेक्स बहुत समय से इनफैक्ट मैंने कवर नहीं किया ना, पहले हमेशा ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते थे, आज समय आ गया डिस्कस करने का। देखिए डॉलर इंडेक्स मतलब कुछ महीनों पहले का अगर आप रेगुलरली वॉच करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ना, तो 109 से भी ऊपर चला गया था, ठीक है, 109। और अभी कितना है डॉलर इंडेक्स? 96.75 के आसपास है। और अगर यूएस में रेट कट ज़्यादा होता है ना, अगर फेड रिजर्व बोलता है कि बहुत ज़्यादा रेट कट करेंगे, ठीक है, तो ये 90 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट। अब यहाँ पे फिर समझ लेते हैं कि भाई रुपी को क्या हो गया। रुपी का पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं एज़ कम्पेयर टू डॉलर क्या चल रहा है। तो लास्ट 1 ईयर में अगर देखेंगे ना, तो डॉलर के मुकाबले रफली मैं बोल रहा हूँ अबाउट 5% के आसपास गिर चुका है, डिप्रिसिएट किया है, ठीक है। और इस साल का भी फिगर देखेंगे ना, तो रफली अबाउट 2.5% के आसपास सिर्फ इस साल गिर चुका है यूएस डॉलर के मुकाबले। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लॉजिक है? तो देखिए यहाँ पे सिंपल चीज़ आपको ये समझना है ना कि जब आप डॉलर के साथ रुपी का कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये देखना है कि आपको डॉलर इंडेक्स के साथ कंपेयर नहीं करना है, आपको डॉलर के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने बताया आपको डॉलर इंडेक्स, ठीक है, कि डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि डॉलर जो दूसरे बड़े बड़े करेंसीज है, येन हो गया ना, यूरो हो गया, उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग हो गया, उसके मुकाबले डॉलर का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो ये जो डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे मेजर करेंसीज हैं ना, जैसे येन हो गया, अगेन बता दे रहा हूँ, येन हो गया, उसके बाद यूरो हो गया, पाउंड स्टर्लिंग, उसके मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा। तो अगर उसके मुकाबले गिर रहा है डॉलर, तो आपका ये जो डॉलर इंडेक्स है वो लगातार गिरेगा। तो फिलहाल वही हो रहा है, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स से रुपी का कोई कनेक्शन नहीं है, ये बात पहले क्लियर कर दें। डॉलर गिर रहा है लेकिन इन करेंसीज के मुकाबले गिर रहा है, ठीक है। जब आप रुपी का डॉलर से कंपेयर करेंगे ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई रुपी पे किस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स आएंगे रुपी के साथ। इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है, और इंडिया हमें अच्छी तरह से पता है। देखिए एक तो रुपी डिप्रिसिएट करता ही है, क्योंकि ज़्यादातर करेंसीज के मुकाबले जो रुपी है अभी भी ओवर वैल्यूड है, ठीक है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड रहता है ज़्यादातर। मैंने समझाया था रियर के कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखा है वीडियो तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आने वाले वीडियोज़ में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों बोला जाता है कि रुपी स्लाइटली अभी भी ओवर वैल्यूड है और धीरे धीरे थोड़ा और यहाँ पे गिर सकता है रुपी। बट एनी हाउ देखिए ये रुपी का जो भी परफॉर्मेंस है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक तो एफआईआईज़ के फ्लो पे डिपेंड करेगा ना, कि अगर एफआईआईज़ डॉलर ज़्यादा इंडिया में लाएंगे, तो डॉलर जब इंडिया में ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे रुपी जो है वो अप्रिसिएट करेगा, ठीक है। और डॉलर अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा डिप्रिसिएट करेगा रुपी के मुकाबले, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एफआईआईज़ इंडिया से भाग रहे हैं, मतलब इक्विटी में तो आप देख रहे हैं ना, एफआईआईज़ कोई तो आ नहीं रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा निगेटिव है। उसी तरह से ये जो टैरिफ गेम चल रहा है, टैरिफ के कारण भी इंडिया में प्रॉब्लम आ गया इधर रिसेंट टाइम्स का अगर आप देखें तो, क्योंकि ये हुआ कि भाई यूएस में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएस डॉलर हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका यूएस में एक्सपोर्ट कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको यूएस डॉलर्स कम मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी रुपी जो है आपका वीक होगा थोड़ा, क्योंकि हमारे पास डॉलर की कमी है, ये सब है। उसके अलावा हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट के मुकाबले ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इसके कारण प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम ज़्यादा डॉलर बाहर, क्योंकि ज़्यादातर तो जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, उसके कारण हमारा डॉलर बहुत ज़्यादा बाहर जाता है। डॉलर हमें कम मिलता है लेकिन भेजते ज़्यादा हैं, ये भी है। उसके बाद क्रूड ऑयल का प्राइसेस इसीलिए हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ा, क्योंकि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादा डॉलर बाहर भेजेंगे तो उसके कारण रुपये फिर से गिरने लगेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सीख बात है भाई, डॉलर उधर कुछ करेंसीज के मुकाबले गिर रहा है, लेकिन इंडिया के भी तो अपने फैक्टर्स हैं ना। इंडिया में भी तो बहुत सारे, लाइक टैरिफ का प्रॉब्लम इंडिया का एक नया बनाया हुआ आ गया है, उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। एफआईआईज़ भाग रहे हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल भी सही। और प्लस एक बहुत बड़ा डिफरेंस, रीज़न ये भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। देखिए यूएस और इंडिया में इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस था ना, वो बहुत बड़ा हुआ करता था, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है बहुत, क्योंकि हमारा क्रेडिट रेटिंग ख़राब है रिलेटिवली, और यूएस का बहुत कम होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, कि यूएस का भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। 10 ईयर का दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको गैप नहीं, हमारा 6.5% के आसपास है, उनका 4% है। सिर्फ 2.5% का डिफरेंस है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ये डिफरेंस बहुत कम है हमारा 10 ईयर का अगर आप देखें, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो इसके कारण भी नेगेटिव असर पड़ता है ना। कोई बोलेगा अरे यूएस AA+ इकनॉमी है, ठीक है, और तुम्हारा BBB इकनॉमी है, क्रेडिट रेटिंग की बात बोल रहा हूँ,
और इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा गैप नहीं है तो हम यूएस में ही पैसा डालेंगे ना, कम से कम 100% सेफ है वहाँ पैसा मेरा। इंडिया का तो क्रेडिट रेटिंग ख़राब है, थोड़ा रिस्क भी है, तो मैं क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करूँ, तो डॉलर में वहीं पे इन्वेस्ट करूँगा। ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको ये सब समझना पड़ेगा। इन्हीं सब के कारण तो जैसे ही आप देखेंगे ना कि इंडियन इकोनॉमी अब तो पहले से थोड़ा इंप्रूव कर ही रहा है, उधर डाउन था, तो धीरे धीरे थोड़ा से इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, एफआईआईस का पैसा थोड़ा आने लगेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, यूएस में जब इंटरेस्ट रेट कट होने लगेगा ना, तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है ना, वो फिर से बढ़ने लगेगा। यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होगा, हमारा तो रफली इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत ही घटेगा, ज़्यादा तो घटेगा नहीं यहाँ से। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है वो बढ़ेगा ना यूएस के साथ, तो वहाँ पर आप देखेंगे फिर हमारा रुपये थोड़ा बहुत अप्रिसिएट करेगा डॉलर के मुकाबले। तो लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, उन सभी को आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो आसान नहीं है कि सिंपली हम कुछ भी कमेंट कर दें। और देखिए ये बात ये भी ध्यान में रखें कि रुपये अगर थोड़ा डिप्रिसिएट करता है हल्का फुल्का ना, तो उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, ठीक है, वो ठीक है। ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए किसी भी करेंसी में, ठीक है, वो बिल्कुल सही बात। थोड़ा बहुत डिप्रिसिएट करने में कोई हर्ज नहीं है ना, हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनता है उसके कारण। एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ ना। अब जैसे यूएस ने शुरू में 25% का टैरिफ लगाया था इंडिया पे, ठीक है, बाकियों पे तो 18-20% का टैरिफ लगाया हुआ है, कहीं 15%। तो इंडिया के जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना एशिया वाले, वहाँ मोस्टली 18-20% के आसपास का लगाया, 20%। तो 25% जो एक्स्ट्रा लगाया वो तो खैर रसिया का फैक्टर है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जो 25%, अगर मान लीजिए 25 रहता हमारा और बाकियों का 20% टैरिफ रहता है ना, तो यहाँ 5% का डिफरेंस है। तो अगर जो हमारा रुपी है थोड़ा डिप्रिसिएट कर जाता, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो इसको इस एंगल से भी देखें ना, या फिर आरबीआई भी थोड़ा छोड़ दे, चलो यार थोड़ा डिप्रिसिएट होने दो, हमारा जो एक्सपोर्ट है कॉम्पिटिटिव हो जाएगा वर्ल्ड मार्केट में, कि ये जो 5% का डिफरेंशियल है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। अब देखिए स्मॉल कैप रिलेटेड एक क्वेरी आया ना कि स्मॉल कैप लास्ट 1 ईयर रिटर्न नहीं आया। देखिए तो स्मॉल कैप अगर आप इंडेक्स भी देखें तो रिटर्न कहाँ आया है, ठीक है ना। मिड कैप स्मॉल कैप कोई रिटर्न तो आया, लार्ज कैप कहाँ है, लास्ट 1 ईयर में तो कहीं रिटर्न नहीं आया, तो फिर आपको रिटर्न कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर आपका स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया, इंडिविजुअल स्टॉक्स, तो अलग चीज़ है ना, क्योंकि स्टॉक कोई नीचे जाता है कोई ऊपर जाता है, वो अलग चीज़ है। हो सकता है पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रिटर्न भी कुछ लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, खासकर स्मॉल कैप में, तो लास्ट 1 ईयर में कुछ रिटर्न तो आया भी नहीं है ना। तो अगर कोई रिटर्न खास नहीं आया है, फंड अगर आपका अच्छे क्वालिटी का है, तो कंसर्न नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 साल तो देखिए, ठीक है। मोस्टली अगले साल से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, जैसा कि मैंने बताया। मोस्टली होगा नहीं होगा तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं, लेकिन लगता है कि इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो थोड़ा टाइम देकर देखिए, आपको मोस्टली परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल का वीडियो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं यूएस में क्या हुआ आज रात में उसको मैं डिटेल में कवर करूंगा, और आने वाले कई महीनों तक उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा। तो ज़रूर देखें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।